आज के इस गहरे विश्लेषण में ना हम एक बहुत ही अलग और मजेदार अप्रोच लेने वाले हैं। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये तरीका काफी दिलचस्प होगा हमारे विषय को देखते हुए। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे पास आज 2026 के एक बेहद अहम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मिलिंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस है। जी, और इस पूरी चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो ये समझना है कि कानून की दुनिया में सजा और रिहाई जैसे जो आम शब्द होते हैं, उनके मायने कैसे पूरी तरह बदल जाते हैं। एकदम सही। तो इस मामले की गहराई को अच्छे से समझने के लिए ना आज हम एक लीगल कंसल्टेशन का रोल प्ले करेंगे। ये बढ़िया रहेगा। हाँ, मतलब मैं एक परेशान क्लाइंट बनूंगा जो इस केस के अपीलकर्ताओं की तरह उलझा हुआ है, और आप हमेशा की तरह हमारी एक्सपर्ट एडवोकेट होंगी जो मुझे इस कानूनी भूल भुलैया से बाहर निकालेंगी। मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। एक एडवोकेट और क्लाइंट के सेटअप में ना इन पेचीदा कानूनी शब्दों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो एडवोकेट साहिबा, शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं आपके ऑफिस में बैठा हूँ और काफी परेशान हूँ। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? देखिए मैडम, बात यह है कि एक छोटा सा स्थानीय विवाद हो गया था। मतलब पड़ोसियों के साथ थोड़ी बहुत मारपीट हो गई थी। समझ सकती हूँ। अक्सर ऐसे मामलों में एफआईआर हो ही जाती है। हाँ ना। तो हुआ ये कि ट्रायल कोर्ट और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुझे आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत दोषी ठहरा दिया। अच्छा, धारा 323 जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए होती है, और 324 मतलब किसी खतरनाक चीज से चोट पहुंचाना। अक्सर कोई डंडा या पत्थर भी इसमें आ जाता है। जी, बस वही पत्थरबाजी वाली बात थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अदालतों ने मुझे कोई जेल नहीं भेजी। मतलब कोई सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट नहीं मिला है मुझे। ये तो राहत की बात है। जज साहब ने आपके मामले की पृष्ठभूमि देखी होगी और ये तय किया होगा कि जेल भेजना बहुत कठोर कदम हो जाएगा। तो फिर सजा क्या मिली है आपको? बस वही तो, उन्होंने ना मुझ पर सिर्फ 500 से 2000 रुपए के बीच का एक मामूली सा जुर्माना लगा दिया है, और बस। अच्छा, सिर्फ फाइन लगा है। ये तो ऐसा है जैसे स्कूल में प्रिंसिपल ने सस्पेंड करने के बजाय डायरी में एक नोट लिख दिया हो। एकदम सटीक बात बोली आपने। तो अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मुझे जेल हुई ही नहीं है तो मैं चुपचाप ये 500 रुपए भरकर मामला खत्म क्यों ना कर दूं? मतलब मैं रसीद लूं और घर बैठूं। मैं इस झंझट को लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जाऊं? वकीलों की फीस तो वैसे भी लाखों में होती है। देखिए, अगर ये मामला सिर्फ उन 500 रुपयों का होता ना, तो मैं भी आपको यही सलाह देती कि पैसे भरिए और घर जाइए। लेकिन बात पैसों की है ही नहीं। तो फिर बात किस चीज की है? बात उस अदृश्य दाग की है जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए, अगर आप सिर्फ फाइन भरकर बैठ जाते हैं तो कानून की नजर में आप एक सजाया पाफ्ता इंसान बन जाएंगे। ओह अच्छा, मतलब वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला ठप्पा लग जाएगा मेरे नाम पर। बिल्कुल। आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन तो हो चुकी है, लेकिन वो जो ठप्पा है ना, वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन फेल करवा देगा। सरकारी नौकरी के रास्ते बंद हो जाएंगे और समाज जो अलग नजरिए से देखेगा वो अलग। अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब 500 रुपए का फाइन पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। तो इसका समाधान क्या है एडवोकेट मैडम? मैं सुप्रीम कोर्ट में क्या मांगूं? हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की धारा 3 और 4 के तहत आपके लिए प्रोबेशन का लाभ मांगेंगे। प्रोबेशन, ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहूँ तो हम अदालत से कहेंगे कि आप अच्छे आचरण की शर्त पर रिहा होना चाहते हैं, ताकि आप पर वो सजायाफ्ता होने का कलंक ना लगे। अच्छा, मतलब हम कहेंगे कि मैंने पैसे भर दिए हैं, मैं जेल भी नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे प्रोबेशन एक्ट के तहत रिहा मान लिया जाए। एकदम सही समझे आप। ये कानून इसीलिए बना था ताकि न्याय प्रणाली सिर्फ दंड देने वाली ना रहे, बल्कि सुधार करने वाली बने। ये तो बहुत ही शानदार कानून है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य किस बात पर अड़ गया था? यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ना, तो राज्य ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। विरोध? क्यों? राज्य की दलील पूरी तरह से उस प्रोबेशन एक्ट की धारा 4 की भाषा पर टिकी थी। धारा 4 स्पष्ट रूप से रिहाई यानी रिलीज शब्द का इस्तेमाल करती है। तो इसमें गलत क्या है? राज्य के वकीलों ने कहा कि रिहाई उसी व्यक्ति की हो सकती है जो किसी हिरासत में हो या जिसे जेल की सजा मिली हो। अच्छा। उनका तर्क था कि चूंकि आपको तो ट्रायल कोर्ट ने कभी जेल की सजा सुनाई ही नहीं, आप तो पहले से ही आजाद घूम रहे हैं, तो फिर अदालत आपको रिहा कैसे कर सकती है? अरे एक मिनट, अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें
तो राज्य की बात तो 100% सही लग रही है। कैसे? मतलब आप उसी को तो रिहा करेंगे ना जो किसी पिंजरे में बंद हो। अगर मैं कभी जेल गया ही नहीं, खुले आसमान के नीचे हूँ, तो मुझे रिहा कैसे किया जाएगा? ये तो कॉमन सेंस है। देखिए, यहीं पे आकर ना आम आदमी और कानून के नजरिए में फर्क आ जाता है। राज्य जो तर्क दे रहा था उसे कानून में संकीर्ण व्याख्या या नैरो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। नैरो कंस्ट्रक्शन मतलब शब्दों का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ निकालना। बिल्कुल। राज्य बस डिक्शनरी के अर्थ तक सीमित था कि रिहाई का मतलब है शारीरिक रूप से किसी को छोड़ना, लेकिन न्याय शास्त्र सिर्फ डिक्शनरी से नहीं चलता है। हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही क्या थी? कंप्यूटर ही फैसला सुना देते। सही कहा आपने। कानून के शब्दों के पीछे जो लेजिस्लेटिव इंटेंट होता है, जो भावना होती है, वो हमेशा डिक्शनरी के अर्थ से बड़ी होती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या स्टैंड लिया? जजों ने राज्य के इस डिक्शनरी वाले तर्क को कैसे काटा? इस मामले की सुनवाई जस्टिस J.K. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल S. चंदुलकर की बेंच कर रही थी। क्या बात है, कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि रिहाई का मतलब सिर्फ कस्टडी या हिरासत से बाहर आना नहीं हो सकता। तो फिर इसका कानूनी मतलब क्या निकाला उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसे जुर्माना भरने की बाध्यता से रिहाई के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ऑब्लिगेशन से रिहाई। वाह, जुर्माना भरने की बाध्यता से रिहाई, ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब अदालत ये कह रही है कि पिंजरा सिर्फ लोहे की सलाखों का ही नहीं होता, एक कानूनी बाध्यता भी एक तरह का पिंजरा है। बिल्कुल सटीक। और इस बात को और पुख्ता करने के लिए ना अदालत ने IPC की धारा 53 और नए कानून BNS की धारा 4 का हवाला दिया। इन धाराओं में ऐसा क्या खास है? ये दोनों धाराएं ना विस्तार से बताती हैं कि भारत में आधिकारिक तौर पर सजा कितने प्रकार की होती है। जहाँ तक मैं अपनी थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज से याद कर पा रहा हूँ, इसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास, ये सब तो होता ही है। हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उस लिस्ट में जुर्माना यानी फाइन भी एक आधिकारिक सजा के रूप में दर्ज है। ओह, अच्छा। तो मतलब फाइन कोई ट्रैफिक चालान या कोर्ट की कोई फीस नहीं है, बल्कि ये अपने आप में क्रिमिनल पेनाल्टी है। बिल्कुल। जुर्माना एक बहुत ही स्पष्ट सजा है और सुप्रीम कोर्ट का तर्क यही था कि अगर प्रोबेशन एक्ट सजा पाने वाले अपराधियों को सुधार का मौका देता है तो इसका लाभ उस इंसान को भी तो मिलना चाहिए जिसे जुर्माने की सजा मिली है। अब मुझे सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं एडवोकेट मैडम। जी बताइए, क्या समझ आया आपको हमारे इस लीगल कंसल्टेशन से? मतलब सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से ये कह रहा है कि प्रोबेशन का असली अर्थ इंसान को उस क्रिमिनल पेनाल्टी के बोझ से मुक्त करना है, अब चाहे वो बोझ जेल की चारदीवारी का हो या पैसों के जुर्माने का। एकदम सही। और अगर हम सोचें कि अदालत राज्य की बात मान लेती तो कितना बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाता। विरोधाभास कैसे? इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने कोई बहुत गंभीर अपराध किया है और अदालत उसे 3 साल की जेल सुनाती है। ठीक है। अब क्योंकि उसे जेल हुई है तो राज्य के तर्क के हिसाब से वो प्रोबेशन एक्ट के तहत आता है। अदालत उसे अच्छे आचरण पर रिहा कर देती है और उसका रिकॉर्ड एकदम साफ रहता है। अच्छा, हाँ। और वहीं दूसरी तरफ मेरे जैसा क्लाइंट है जिसने बहुत ही मामूली मारपीट की है और उसे सिर्फ 500 रुपए का फाइन मिला है। बिल्कुल। और राज्य के हिसाब से क्योंकि आपको जेल नहीं हुई, आपको प्रोबेशन नहीं मिल सकता। अरे यार, ये तो सरासर अन्याय है। मतलब जो बड़ा अपराधी है वो प्रोबेशन का फायदा उठाकर बेदाग हो जाएगा और जो छोटा अपराधी है वो जिंदगी भर माथे पर कन्विक्टेड का ठप्पा लेके घूमेगा। यही तो, इसी गैर बराबरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया। न्याय प्रणाली का काम ऐसा अन्यायपूर्ण ढांचा खड़ा करना नहीं है। सच में यह फैसला सुनिश्चित करता है कि जिन लोगों के अपराध कम गंभीर हैं, उन्हें सुधार का मौका प्राथमिकता के साथ मिले। और अंततः कोर्ट ने इस मामले में अपीलकर्ताओं को अच्छे आचरण और पर्यवेक्षण की शर्तों के साथ प्रोबेशन पर रिहा करने का निर्देश दे दिया। मतलब अब उन पर वो सजायाफ्ता होने का कलंक नहीं रहेगा, वो एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकेंगे। हाँ, और यही तो प्रोबेशन एक्ट की असली जीत है ना। ये प्रतिशोध लेने के लिए नहीं बल्कि इस विश्वास पर बना है कि इंसान में सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। तो एडवोकेट साहिबा, अगर मैं इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक निष्कर्ष के तौर पर देखूं, तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि कानूनी भाषा को हम आम बोलचाल या डिक्शनरी की तरह नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल नहीं। रिहाई सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि उन कानूनी बाध्यताओं और अदृश्य जंजीरों से भी होती है जो समाज आपके पैरों में डाल देता है। ये उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो तकनीकियों में इतना उलझ जाते हैं कि न्याय की मूल भावना ही भूल जाते हैं।
मिलिंद बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला हमें यही सिखाता है। और ये भी कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना कभी भी छोटी बात नहीं होती है। वो 500 रुपए का जुर्माना शायद कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पीछे जो सम्मान था ना, वो अनमोल था। सही कहा। उन्होंने पैसों के लिए नहीं बल्कि समाज में अपनी पहचान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। खैर, अब जब हम इस एपिसोड के अंत की ओर आ ही गए, तो इस केस से ना मेरे दिमाग में भविष्य का एक बहुत ही विचारोत्तेजक परिदृश्य बन रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने आज देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के दायरे को भौतिक जेल से निकालकर कानूनी बाध्यताओं तक फैला दिया। जी बिल्कुल। लेकिन एडवोकेट मैडम, जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, अपराध और सजा के तरीके भी तो बदल रहे हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है। साइबर क्राइम और डिजिटल फ्रॉड इसके बड़े उदाहरण हैं। तो जरा सोचिए, भविष्य में कोई ऐसा अपराध होता है जिसके लिए अदालत किसी व्यक्ति को ना तो जेल भेजती है और ना ही जुर्माना लगाती है। तो फिर क्या सजा देती है? मान लीजिए अदालत उसे एक डिजिटल प्रतिबंध की सजा सुनाती है कि भाई तुम अगले 5 साल तक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसे एक डिजिटल पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं लग रहा है। आने वाले समय में ये पूरी तरह से एक कानूनी हकीकत हो सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि उस भविष्य में जब वो व्यक्ति अदालत में प्रोबेशन मांगने जाएगा, तो क्या उस डिजिटल बैन से रिहाई देने को भी प्रोबेशन माना जा सकेगा? ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? जब भौतिक जेल होगी ही नहीं, सिर्फ कोड्स और सर्वर्स के प्रतिबंध होंगे, तब रिहाई और सजा की परिभाषा क्या मोड़ लेगी? कानून की किताबों में शब्द वही रहेंगे, रिलीज, पनिशमेंट, फाइन। लेकिन हर दशक के साथ और नई तकनीक के साथ उनके मायने हमेशा बदलते रहेंगे। बिल्कुल। और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हमारी न्याय प्रणाली उन नए रास्तों पर रोशनी कैसे डालती है। खैर, आज के इस रोल प्ले और गहरे विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहिबा। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। एक नए नजरिए से कानून को देखने का मौका मिला। श्रोताओं के लिए भी ये समझना जरूरी है कि न्याय लकीर का फकीर नहीं होता, वो हमेशा समय और इंसानियत के हिसाब से खुद को ढालता है। तो आज के लिए बस इतना ही।